तो प्राइम मिनिस्टर ने आज भी एक बार फिर से कहा कि चूंकि ये इंसानी तारीख की एक तारीख का एक इंतहाई अहम बाब है, लिहाजा हम अब भी चाहते हैं कि पाकिस्तान और इस खित्ते में अमन कायम हो। आज भी भारत से कहता हूं कि पाकिस्तान अमन चाहता है। एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अमन के ख्वाह है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान क्यों ना हो या फिर माजी की हुकूमतें क्यों ना हो, सभी ये कोशिश करते आई और हमने देखा है माजी में भी पाकिस्तान की तरफ से ही पहले अमन का हाथ बढ़ाया जाता था। लेकिन अब सिचुएशन यहां पे सिर्फ एक फरीक पर आकर नहीं बनती है, दूसरे फरीक को भी देखना है कि क्या वो भी इस खित्ते में अमन का ख्वाह है। क्योंकि 2 रोज पहले जिस तरह से हमने अजय डोवल के हवाले से बात की, वो कह रहे थे कि जिस तरह से आर्टिकल 370 पर नरेंद्र मोदी ने काम किया और वो कानून लाकर नाफिज कर दिया, हटा दिया गया, तो उसके साथ साथ राम मंदिर की जो सूरत हाल थी वो भी हमने देख लिया। अब हम ये देख रहे हैं कि हमने नेक्स्ट मूव क्या खेलनी है। जनरल साहब, प्राइम मिनिस्टर ने तो कह दिया कि हम अभी भी अमन के ख्वाह हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते में अमन हो। भारत की तरफ से कैसा जवाब मिलने का इम्कान है? वो भी ये चाहता है कि अमन हो। देखिए, ये है बेवक्त की रागनी, जबकि भारत की तरफ से कोई भी ऐसी इंडिकेशन नहीं कि वो अपने रास्ते को तब्दील करना चाहता है। वो जिस डगर पे चला है वो चला जा रहा। आप कश्मीर में देख लीजिए, अगले क्वेश्चन आपका आएगा, एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो अमन है कहां पे फिर? अमन का तो ये रास्ता नहीं है कि भारत एक तरफा एक कदम उठाता चला जाए और हम उसको अमन की रागनी सुनाएं और तवक्को ये करें कि हमारे कहने पे वो अमन ले आएगा। वो तो नहीं होगा। अगर एक मुल्क अपनी एक स्ट्रेटजी लेके अपने मकासद को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है और वो मकासद सारे आपके मफादात के खिलाफ हैं, तो फिर अमन की बात करना तो बिल्कुल बेकार है। एक ऐसा मुल्क जो आपके साथ एक क्रिकेट मैच तक नहीं खेलता, उससे आप क्या तवक्को कर रहे हैं? अमन तो बात की बात है। चलिए, पहले स्पोर्ट्स की फील्ड में ही आप एक दूसरे के सामने नजर आए, वो तक तो है नहीं। तो मैं समझता हूं कि ये इस तरह की बेतुकी और आउट ऑफ द प्लेस बातें करना, इनसे कुछ हल नहीं होता, कोई इनसे फायदा नहीं होता, आपको मिलता कुछ नहीं। अभी जब आप ये पहले ये रागनी हम सुना करते थे कि जी हम बातचीत के लिए तैयार हैं। भाई, आप तैयार हैं तो दूसरी साइड तो आपको बात करने के लिए नजदीक नहीं आने दे रही, तो आप बात के लिए तैयार क्या है? वो हमें कश्मीर से, मुझे याद है कि मुझे इवन बाकी तो छोड़ें, अली गिलानी साहब ने प्रोग्राम में मेरे साथ बात की तो उन्होंने मुझे कहा जी कि आप क्या रोज बात करते रहते हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। आप यूं लगता है जैसे आप इनकी मेहनत कर रहे हैं, आप क्यों नहीं अपने आप को मजबूत बना के बात करते हैं? तो किस्सा कहने का ये है कि विल पावर आपने दिखानी है भारत को, एक अपना सख्त स्टांस दिखा के, आपने अपनी नाराजगी दिखा के, आपने बताना है उनको कि जो कुछ तुम कर रहे हो ये हमें जंग की तरफ धकेल रहा है और हम तैयार हैं, बजाय इसके कि आप ये रागनी अलापते रहे अमन वाली, जिसका ना मौका है कोई और ना ही कोई इसकी जगह है। तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल बेकार सी बात है। इस पे बात इंसान क्या करे? असल चीज वो है कि जो भारत आज कर रहा है उस पे आप उसको एहतजाज करें, रिजेंट करें और दुनिया में जाके बताएं कि ये जो कुछ करते जा रहे हैं अमन को बर्बाद करने की बात कर रहे हैं, इनको ले लेंगे, लेकिन अगर अमन दुनिया को चाहिए तो फिर भारत को कहें कि वापस आए अपने कदम। तो ये कुछ और बातें करते हैं जिसका कोई मेरा नहीं ख्याल के कोई ताल्लुक और रब्त होता है उस बात से और मौके से या इस मसले से जो हम आज दो चार हैं। नासिर चौथाई साहब, जनरल साहब कह रहे हैं कि ये बेवक्ता राग अलापा जा रहा है, इस वक्त जरूरत नहीं थी इस किस्म का बयान देने की। अगर बयान हमने दे भी दिया, प्राइम मिनिस्टर अगर चाह रहे हैं कि अमन कायम हो, तो भारत की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिल सकता है? जब ये बेवक्त का राग अलापा जा रहा था 7वें सुर में और 6ठी अस्थाई में, तो उसी वक्त मैं समझ गया था कि इंडिया कल फिर कुछ करेगा। हिंदुस्तान बहुत अपने एजेंडे पर कायम मुल्क है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि मोदी अपने वादे पूरे करता है, मोदी अपनी इंतखाबी मंशूर पर अमल करता है। उसने जो 2 मंशूर पेश किए, दोनों मंशूरों में ये बात थी। और आज 73 वर्ष के बाद, वो 73 वर्ष वाली गलती भी हमारी गलती थी जिसके से कब्जा हुआ कश्मीर के ऊपर। उसके बाद भी गलतियाँ हमने की, 62 में गलती की हमने, फिर हमने ऑपरेशन जिब्राल्टर में गलती की, सारे दस्तावेजात इंडिया को भेज दिए गए कि हम ये करने वाले हैं, छोड़ें। तो आज 73 साल के बाद जब हम यौम सियाह मना रहे थे, हमने जहारा दस्तूर पर 5 मिनट का ब्लैक आउट किया था, कराची में तो ब्लैक आउट रहता ही है, तो हिंदुस्तान एक नया नोटिफिकेशन जारी कर रहा था। और वो नोटिफिकेशन ये था कि अब मकबूजा कश्मीर में जायदाद खरीदने के लिए 10 साल का डोमिसाइल जरूरी नहीं है। अब एनी इंडियन सिटीजन फ्रॉम हरियाणा, पटियाला, दिल्ली, कराला,
चेन्नई, एनीवेयर, तमिलनाडु, अंडमान, कोई भी भारतीय शहरी आए और आकर यहाँ पर ज़मीन खरीद ले। ये आज की कहानी है, एक घंटे 2 घंटे पहले की, कि उसने तो आपको नहीं बख्शा, वो नहीं बख्शेगा, आप कितने ही अमन की बात करें। वो कहा था कि तू अमन के गीत ना गा जब भेद तुझे मालूम नहीं। भेद नहीं मालूम हमको, हमें नहीं पता कि मोदी जो है वो कितना ताकतवर आदमी है। कोरोना छोड़ें जी आप, बहुत बुरा हाल होगा कोरोना उसका, लेकिन वो अपना काम कर रहा है। उसने वादा किया था कि कश्मीर भारतीयों का होगा और वो ज़मीन वहाँ बेच रहा है। अब मैं वह मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला आवाम की उसके लिए कंसेप्शन के लिए जो चाहें कहते रहें, हम उस पर एक बयान देंगे, ये नाकाबिल कबूल है। ओ भाई, पहले कौन सा आपने कबूल कर लिया था? हर चीज़ नाकाबिल कबूल थी। आपने कल फिर कहा कि मैं अमन की बात करता हूँ, हमारा मसला ये है कि हम लड़ें नहीं और मसले को हल कर लें। ये वक्त नहीं है इन चीज़ों का। हिंदुस्तान आज़ाद कश्मीर पर हमला आवर है, LOC के पार बच्चे मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, औरतें शहीद हो रही हैं, बूढ़े शहीद हो रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में क्या सूरत हाल है, अब तो उसका भी इल्म नहीं हो पा रहा। अब तो वहाँ से पैगामात आना रुक गए हैं, वहाँ से वाया दुबई पैगामात जो आते थे वो भी रुक गए हैं, वो भी गिरफ्तार हो गए शायद लोग। तो वहाँ तो एक हब्स का आलम है, दम घुट रहा है, लोग मर रहे हैं, लोगों की आबरूरेज़ी हो रही है। कह रहे हैं हमें किसी भी पॉजिटिविटी की होप नहीं रखनी चाहिए, कश्मीर की ना ही मोदी सरकार से और ना ही भारत से। नहीं, क्यों होप? हम बेवकूफ़ हैं, हम बेवकूफ़ हैं, ठीक है, अगर हम करें तो। अनिका, भारत की ये नेगेटिव एक्टिविटीज रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, पैदर पे आने वाले बयानात, लेकिन हमारी तरफ से फिर भी अमन की ख्वाहिश। What an untimely and unnecessary statement ज़रियाब। कितनी ही ज्यादा ऐसी स्टेटमेंट जिसकी कोई तुक नहीं बनती, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि एक न्यूक्लियर स्टेट होते हुए आप अमन की मिन्नतें तरले कर रहे हैं। हमें किसी से अमन की मिन्नतें तरले करने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप को ताकतवर करके अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर लेना तो भारत खुद भागता भागता आएगा। आप राहदारी भी फराहम कर देते हैं अफगानिस्तान की तरफ, आप जो है भारत को मतलब बाकी तरीके से भी सपोर्ट कर देते हैं, यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी सपोर्ट कर देते हैं। भारत आपके खिलाफ फैटफ के अंदर भी महाज बनाया होता है, भारत ने डिप्लोमेसी के अंदर भी सारे के सारे महाज आपके खिलाफ खोले होते हैं। भारत आइसोलेट पाकिस्तान की बातें भी कर रहा होता है, भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी पाकिस्तान की तरफ इशारे करके कह रहा होता है कि हम घुस के आपके यहाँ जो है वो अटैक करेंगे, और आप कह रहे हैं हम अमन के ख्वाह हैं। क्यों अमन के ख्वाह हैं हम ऐसे मुल्क के साथ जो कि हमारे यहाँ अमन नहीं चाहता, जो किसी तरीके से ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान एक मुल्क के तौर पर, एक सालिम मुल्क के तौर पर, एक सॉवरेन स्टेट के तौर पर एग्जिस्ट भी करे, जिसको हमारी एग्जिस्टेंस एक बात आंख नहीं भाती है। आप उसको किस तरीके से अमन की बार बार हाथ बढ़ा रहे हैं एक ऐसे मौके के ऊपर जिस मौके के ऊपर आपको नरेंद्र मोदी के किसी तेवर से अमन झलकता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। तो या तो वजीर आजम साहब बहुत भोले हैं या उन्हें बड़े बुरे तरीके से जो है वो गाइड किया गया, मिस गाइड किया गया है। अपने ही SAPM, अपने ही जो उनके मुशीरान वजीरान है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो आज भी अमन का राग अलाप रहे हैं। और स्पेशली कंसिडरिंग द एनवायरमेंट जो कुछ पिछले अरसे के अंदर हो रहा है, वहां हम लोगों को मालूम है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने क्या बात बताई, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, चाइनीज इंजीनियर्स जो गवादर के अंदर निजी होटल के अंदर अटैक हुआ था, पाकिस्तान के अंदर मौजूद चाइनीज काउंसुलेट के ऊपर जो अटैक हुआ था, ये सारे किसने कराए थे? भारत ने नहीं कराए थे। क्या हमें नहीं पता आर्मी पब्लिक स्कूल के जो अटैकर्स थे उनके कॉन्टैक्ट किस तरीके से इंडिया के साथ है? फिर आप अमन की बात कर रहे हैं। आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने बड़े ताबड़तोड़ हमले किए वहां के मीडिया के ऊपर और आप अमन की बातें कर रहे हैं। मेरे तो समझ से ऊपर की बात है ज़रियाब कि अमन की बात की क्यों जा रही है। अब ये बताने की जरूरत है, एक आंख उठाओगे दोनों आंखें फोड़ दी जाएंगी। दैट इज द नीड ऑफ द टाइम। जुनैरा, क्या मैसेज हमें देना चाहिए? लेकिन अगर हमारी तरफ से ये मैसेज जा रहा है कि हम अभी भी अमन चाहते हैं तो क्या रिस्पॉन्स मिल सकता है हमें? बेइज्जती होगी इंटरनेशनली, सारे पाकिस्तानियों की बेइज्जती हो रही है। आई वुड से बड़ी इंसल्टिंग चीज़ है। कश्मीरियों की बेइज्जती हो रही है जो बेचारे वहाँ पर नस्ल दर नस्ल मर रहे हैं, जिनकी औरतें महफूज नहीं हैं, जिनके बच्चे, क्या वो तस्वीर प्राइम मिनिस्टर भूल गए हैं जिसमें वो बच्चा अपने दादा की लाश पे बैठा हुआ था और उसने खुद विटनेस किया कि उनको गोलियाँ मारी गई हैं। मुझे नहीं पता, दिस वॉज टोटली अनकॉल्ड फॉर। किस माइंडसेट में वज़ीर आज़म ने ये बात कही है? थोड़े दिन पहले ही
ही हमारे वो जो मोईद यूसुफ हैं उन्होंने बड़ा एक अच्छा मशरूत सा पैकेज दिया जिसमें कुछ डिग्निटी नजर आई हमें कि आपने भी ऐसी बात की है उनके साथ जिसमें आप डिफेंसिव पे नहीं हैं। हम हमेशा डिफेंसिव पे होते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। ये बात तो समझ में आती है कि हमारी जो मिलिट्री डॉक्ट्रीन है दैट इज डिफेंसिव ऑफेंसिव, लेकिन वो मिलिट्री माइंडसेट की बात है। वो बेहतर समझते हैं कि उन्होंने उसको अप्रोच कैसे करना है। पॉलिटिकल माइंडसेट तो आपको हमेशा ऑफेंसिव रखना चाहिए ऐसे रूथलेस दुश्मन के खिलाफ जो ना बच्चों की कोई कदर करता है, ना वो बूढ़ों को देखता है, ना मस्जिदों को देखता है, ना मंदिरों को देखता है। वो हर चीज स्टेक पे लगाने को तैयार है। तो वो तो गैर इंसानी फेल करने वाले लोग हैं। आप किस तरह उनको रोज अमन की बात कर रहे हैं? उनको तो ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। सो मेरे ख्याल है इससे बहुत जज्बात मजरूह हुए पाकिस्तानियों के भी, कश्मीरियों के भी, और आई डोंट नो कितनी अंडरस्टैंडिंग है प्राइम मिनिस्टर को इस बात की कि ये उन्होंने बहुत अनकॉल्ड फॉर बात की है। बुखारी साहब, जुनेरा ने अच्छा पॉइंट रेज किया है कि ऐसा हरीफ, एक ऐसा दुश्मन ना मस्जिद देखता है, ना मंदिर देखता है, ना गिरजा देखता है। हम उससे क्या होप रख सकते हैं कि वो अमन का प्रचार करेगा? हम खुद देख रहे हैं कि भारत में क्या कुछ हो रहा है। मेरे लिए तो आज कम से कम ये एक बॉम्ब ही ड्रॉप किया है प्राइम मिनिस्टर ने। उसकी ये वजह नहीं कि मैं अमन की ख्वाहिश के खिलाफ हूँ, बल्कि उसकी वजह ये है कि 4 दिन पहले मेरी फ़ोन पे बात हुई जब शाह महमूद कुरैशी साहब से, और मैंने उनसे यही क्वेश्चन किया कि कोई ऐसी विंडो है जिस पे पाकिस्तान और इंडिया के मुज़ाकरात शुरू हो सकें या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी आप कर रहे हों। तो उन्होंने बड़ा वाज़े और बड़े पुरजोश अंदाज में बताया कि इंडिया ने किया क्या है, यानी जो कश्मीर में उसने कर दिया है, उसके बाद हमारे पास कौन सी विंडो ऐसी रह जाती है जिसको हम बीच में ला के उन्हें टॉक्स ऑफ़र करें। और ये पॉइंटलेस होगा इस मौके पे कोई भी इस तरह की ऑफ़र करना। ये वाज़े अल्फाज में 4 दिन पहले फ़ोन पे मेरे साथ बात करते हुए उन्होंने फरमाया, जिसके बाद मुझे यकीन हो गया कि ये जो मामला पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान चल रहे हैं ये ऐसे ही रहेंगे। लेकिन आज सडनली फॉरेन मिनिस्टर कुछ कह रहे थे और सडनली इमरान खान साहब ने एक अमन की ख्वाहिश का इजहार कर दिया, जिससे और उस दिन किया जिस दिन यौम सियाबी मनाया जा रहा है। तो वही टाइमिंग का, बिल्कुल उन्हें टाइमलीनेस का कुछ पता नहीं है प्राइम मिनिस्टर साहब को। इनसे बेहतर तो हम न्यूज़ पर्सनस ही होते हैं जिन्हें पता होता है कि न्यूज़ वैल्यूज़ में एक चीज़ होती है टाइमलीनेस, तो वो कम से कम किसी न्यूज़ पर्सन से ही सीख लें। दूसरी बात, आपका सवाल जो है उसकी तरफ आता हूँ अगेन कि किसी एक ने तो ख्वाहिश का इजहार करना था। चलिए हम थोड़ा सहज दे देते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि उन्होंने अखलाक की मार मारी। अब देखना यह है कि मोदी इसको रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। तो बात यह कि मोदी जिस आइडियालॉजी को लेके जा रहे हैं वो एंटी पाकिस्तान आइडियालॉजी की बिना पे ही वो पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं हिंदू इंतहा पसंद कम्युनिटीज़ की जानिब से। और मैं ये भी क्लियर कर दूं कि तमाम हिंदू कम्युनिटीज़ इंतहा पसंद नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि अनकरीब स्टेट इलेक्शंस होने जा रहे हैं और उसके लिए अगर मोदी इसका कोई पॉजिटिव जवाब देंगे तो उन्हें जो है वो उसमें नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं नहीं समझता कि इमीडिएटली इंडिया से आपको कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा इस चीज़ का। अलबत्ता ये है कि हम ये अपनी ऑफ़र लेके अपने दिल में मजीद हसरतें भर कर रह जाएंगे, इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा। क्विकली एनबीसी पे मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। मुबश्शिर साहब ने बस बात की अमन के तो सब हम आशिक हैं, अमन चाहते हैं हम। और आपने कहा कि अभी टाइम लगेगा जवाब देने में। मेरा ख्याल है टाइम लगाया ही नहीं उसने जवाब दे दिया आपको 2 घंटे पहले कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि कश्मीर में अब सारी ज़मीन भारतीयों की है। तो मामला तो ख़त्म हो गया ना। आपकी जो ख्वाहिशात थी वो भी नीचे पड़ गई, मेरी तमन्नाएं भी ख़त्म हो गई। तो अब खुद फैसला करें आप कि किधर जाना है। चलो एनबीसी आप के कमेंट से मैं कंक्लूड करूंगी कि जिस सवाल का जवाब हम तज्जियाकारों से लेने के ख्वाहिशमंद थे उसका जवाब भारत की तरफ से खुद आ रहा है कि कश्मीर में अब सारी की सारी जमीन जो है वो भारतीयों के है, वहां पर कश्मीरियों का अब कुछ भी नहीं है। लेकिन डायलॉग की बात, जिस अमन की बात प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं भारत के साथ, बेहतर ना होगा कि वो हम अपने मुल्क में वो अमन तलाश करने की कोशिश करें।